हेलो माय डियर्स, हम वापस आ चुके हैं VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने सीरियल नंबर 1, 2, 3 में आपको दिख रहा है, तो इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है, प्रैक्टिस इसका कर लिया है और इसके साथ फिजिक्स का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे धातु एवं अधातु 2 के बारे में। तो इसमें भी हम VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 20-22 को क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूं जो कि पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और साथ में नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं। तो इस बार के लिए ये बहुत ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार है तो इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पहले वाले जाकर के प्रैक्टिस सेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम धातु और अधातु 2 के बारे में बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी कि बहुत तेज ज्वलनशील पदार्थ कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल फास्फोरस, बी है श्वेत फास्फोरस और सी है साधारण गंधक और डी है प्लास्टिक गंधक। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एनोड, बी है कैथोड और सी है अपघटय और डी है इनमें सभी। तो आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है उसको। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बहुत तेज अभिक्रियाशील करने वाला कौन सा धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, जिसको Mg से इंडिकेट किया जाता है, बी है कैल्शियम, सी है Na मतलब सोडियम और डी है के मतलब पोटेशियम। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। पोटेशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। यानी कि जब वल्कनाइजेशन यानी वल्कनीकरण की प्रक्रिया होती है तो उस समय प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साधारण गंधक, बी है एक नक्तताक्ष गंधक और सी है अष्टफलकी गंधक और डी है श्वेत फास्फोरस। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण गंधक। क्या ए साधारण गंधक। 4 के बाद हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए इस चैनल पर यदि फर्स्ट बार हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आनंद उठा पाएँ और VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के बाद ताकि आप एग्जाम में बैठे तो सारे क्वेश्चन को टिक कर आप से अच्छे मार्क्स से पास कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, देखिए कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही तन्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 किलोमीटर, बी है 2 किलोमीटर, सी है 3 किलोमीटर और डी है 4 किलोमीटर। तो 5 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर या 1.89 ऐसे कुछ दे दे, 2 के अप्रॉक्स, 2 के लगभग, तो आप 2 को ही टिक कीजिएगा। इसमें फिक्स कर दिया है तो इसलिए आप 2 को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 देखते हैं। कहा जा रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी यानी कि Hg, आपको Hg से मरकरी इंडिकेट करना चाहिए, Hg ही होता है। तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसके पहले वाले देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ठोस, बी है द्रव, सी है गैस और डी है कोई भी। तो कोई भी तो होगा नहीं, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव, क्योंकि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, परंतु मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। 6 के बाद क्वेश्चन 7 देखिए। कहा जा रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस आधार पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रायोलाइट, बी है बॉक्साइट
और सी है कोर्डम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट का मैंने केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। Al2O3 इंटू 2H2O, ये क्या है, बॉक्साइड है। ये भी एक अयस्क है, किसका, तो एल्यूमिनियम धातु का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन को फिर से समझिए कि लोहे का जब निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है तो यह यौगिक क्या बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भर्जन जारण यानी कि जारण भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी है प्रगलन और सी है द्वारक और डी है धातुमल। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धातुमल। जब भी लोहे का निष्कर्षण चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट से किया जाता है तो ये एक जो यौगिक बनाता है वो क्या कहलाता है, तो धातुमल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो 9 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपरूपता, बी है साम्यवता और सी है समरूपता और डी है उभयधर्मीयता। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरूपता। किस चीज़ का आंसर होगा, तो किसी तत्व के गुण धर्म 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, तो अपरूपता कहलाती है। ठीक है। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है विरुद्ध धनात्मक, बी है विरुद्ध ऋणात्मक और सी है उदासीन और डी है कोई नहीं। तो 10 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विरुद्ध धनात्मक। यानी धातुएं कैसी होती है प्राकृतिक में, तो विरुद्ध धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहे या इस्पात पर देखते होंगे कि जंग लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है उस पर, लोहे या इस्पात पर। तो ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी है चांदी, सी है सोना और डी है जिंक। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। जिंक क्या है, एक धातु है जिसको Zn से इंडिकेट किया जाता है। तो इसी का परत चढ़ाया जाता है किस पर, लोहे या इस्पात पर। किस लिए, तो जंग से सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किस रासायनिक यौगिक को हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है विरंजक चूर्ण, बी है जिप्सम, सी है चूना पत्थर और डी है कच्चा चूना। तो 12 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। जिप्सम को हम यदि गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जिप्सम को यदि हम गर्म करेंगे तो कौन से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभिक्रियाशीलता के इस कर्म में कौन सही है। यानी कि आपको पहले मालूम होना चाहिए कि किस धातु की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है और किस धातु की कम होती है, और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन में टिक लगाना है आंसर कि कौन आंसर सही है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए और डी भी देख लीजिए, और इसी के अनुसार 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता होता है, रिएक्टिविटी एलिमेंट है, तत्व है, और इसके बाद एल्यूमिनियम होता है और फिर जिंक होता है और फिर आयरन होता है। तो उसी को सही क्रम में अरेंज करके लिख दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्वारेजिया यानी कि रॉयल जल भी कहा जा सकता है उसको, वो सेम ही बात है। तो एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी कि एक्वारेजिया जो होता है ये कितना अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, किस किस अनुपात में। तो 14 का आपका ऑप्शन ए है तो 3:2, बी है ऑप्शन 2:3, सी है 3:1 और डी है 1:3। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:1 यानी कि 3:1।
3:1 में हमेशा याद रखिएगा। एक बार रेजिया जो बनाया जाता है वो इसमें 3 भाग ये होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल। 3:1 मतलब 3 की जगह पर आप कुछ भी कर सकते हैं, 6 लीजिएगा तो यहाँ 1 के स्थान पर आपको 2 लिखना होगा। तो 3:1 में मिलाया जाता है और ऑप्शन में आपका 6 यदि 2 भी दे दिए तो आपको इसको टिक करना होगा और इसको नहीं दिया जाएगा। इस अनुपात के स्थान पर कुछ भी दे दिया जा सकता है, जैसे 3 के स्थान पर आप 12 लीजिएगा तो यहाँ कितना लेना होगा आपको, तो यहाँ 4 लेना होगा। तो इस तरह से आप इसको सेम काटिएगा तो ये 3:1 ही आ जाएगा, इसलिए बात बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है चमकदार, बी है खुरदार और सी है काला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमकदार, क्योंकि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कहा जा रहा है, तो यानी जो भी धातु होता है वो अपने आप में कैसा होता है? चमकदार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए। कहा जा रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए धातु के आप गुण पढ़े होंगे कि 3-4 होते हैं, तो उसी में पूछा जा रहा है कि धातु तन्य होता है, धातु अघातवर्ध होता है, धातु चमकदार होता है। बहुत सारे धातु के गुण हैं फिजिकल और केमिकल के आधार पर, रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आघातवर्ध्यता, बी है तन्यता, सी है लचीलापन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आप आंसर टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता। कोई भी धातु को यदि खींचा जाता है तो ये तन्यता की गुण कहलाती है। तो वही कहा जा रहा है कि खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहा जा रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? फिर से वही गुण वाली बात आ गई। तो धातु को हम यदि पीटते हैं, कोई धातु है इस पर हम हथौड़ा से या कोई भी औजार से हम पीटते हैं जब, तो इसको पीट करके एक पतली चादर बनाई जाती है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है तन्यता, तो तन्यता तो होगा नहीं। सी है दोनों, तो ये भी तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो आप ऐसे टिक के आधार पर, लॉजिक के आधार पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। हालांकि पीटने के जो गुण होते हैं उसे आघातवर्धक कहते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो भी धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती है, यानी कोई भी कठोर सतह है उस पर हम धातु को टकराते हैं तो जो आवाज़ करती है वो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए है तन्यता, बी है ध्वनिक जिसे आप सोनोरस भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है आघातवर्धता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्वनिक या सोनोरस, क्योंकि तन्यता तो होगा नहीं, खींचने पर होता है, आघातवर्ध फैलने पर होता है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो बचा आपका ध्वनिक यानी सोनरस, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। या आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि कोई भी धातु को यदि कहीं टकराया जाता है तो जो आवाज़ निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है चांदी, बी है तांबा, सी है एल्युमिनियम, डी है सोना। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। सबसे अधिक तन्य वाला धातु कौन होता है? सोना। सोना से अधिक हम तार बना सकते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि 2 किलोमीटर के रेंज में हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर के रेंज तक हम तार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? चमकीला यानी कि चमकने वाला गुण होता है कौन से अधातु में? ऐसे आपको मालूम होगा कि केवल धातु ही ऐसा पदार्थ है जिसमें चमकीला वाले गुण पाया जाता है, चमकने वाला गुण पाया जाता है। लेकिन ऐसा अधातु को भी बताना है, यानी अपवाद है ये कि ऐसा अधातु बताइए जो भी चमकीला होता है, उसमें चमकने वाली गुण पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमकने वाले गुण होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से इसमें पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी कि प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाने वाला कौन पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, बी है हीरा, सी है सोडियम और डी है पोटेशियम। तो 21 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा एक ऐसा कठोर पदार्थ है जो कि प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और सबसे हार्ड पदार्थ इसी को कहते हैं, हीरा को। तो हीरा, इसके साथ एक प्लस पॉइंट जान जाइए कि हीरा कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप 2 होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि एल्युमिनियम पर जब ऑक्साइड की मोटी परत बनाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एथोडीकरण, बी है कैथोडीकरण, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथोडीकरण। एथोडीकरण एक कैसी प्रक्रिया है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। 22 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और इसके पहले धातु अधातु से हमने 22 क्वेश्चन किए थे, तो टोटल आपके हो गए 44 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स कवर कर लिया है, केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री करने के बाद हम धीरे धीरे मैथ को करेंगे, इंग्लिश को करेंगे, संस्कृत को करेंगे, हिंदी को करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट को देखते हुए हम धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।